हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। ROARO 2021 के लिए एवं PCS 2021 के लिए सामान्य अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रहा है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसकी आज 13वीं क्लास है। और यहाँ पर हम हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो करने वाले हैं। और यहाँ पर टॉप 25 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन जो हैं वो किए जाएंगे, जो कि ROARO 2021 की परीक्षा के लिए, जो कि 1 अगस्त को प्रस्तावित है। और PCS 2021 की परीक्षा के लिए ये जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आपने पिछली जो क्लास हैं वो नहीं देखी है तो वो भी लगातार देखते रहें, और जो नई प्रैक्टिस सेट लगातार करवाए जा रहे हैं डेली आपको, उनसे भी जुड़े रहें, जिससे कि आपके लिए ROARO और PCS के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलें, आप उसके प्रति अवेयर रहें, आपको पता चले, तो आप उसमें निश्चित तौर पर सफलता के करीब जाएं। और करीब क्या जाएं, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया है। तो किस वर्ष से लेकर कब तक इनका जो शासन था वो कब तक रहा है? A 319 से लेकर 500 ईस्वी तक, B 319 से लेकर 324 ईस्वी तक, C 325 से लेकर 375 ईस्वी तक, और D 566 से लेकर 597 ईस्वी तक। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न में करेक्ट उत्तर होगा वो बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुप्त वंश की जो अवधि है वो यहाँ पर इन चारों में से कोई नहीं है, लेकिन आंसर तो आपको इन चारों में से ही देना था। तो देखिए, सबसे पहले जो गुप्त वंश है वो आपको पता होना चाहिए 275 से लेकर 550 ईस्वी तक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त वंश कब तक था शासनकाल, 275 से लेकर 250 तक, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको इन चारों में से उत्तर बताना है। तो जो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है, उसका जो शासनकाल था वो 319 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ये होगा 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। 324 तो था नहीं। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर ये यहाँ पर हो जाएगा। इसी वजह से ये आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो गुप्त वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था चंद्रगुप्त वन, उसका 319 से लेकर 335 तक जो शासन था वो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ए माना जाएगा। ठीक है, 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा अजीब सा बनाया गया, आपको अजीब सा लग भी रहा होगा, लेकिन जो गुप्त वंश था वो 275 से लेकर 550 तक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया है? A पुष्यमित्र शुंग, B प्रवरसेन प्रथम, C समुद्रगुप्त, D चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, और ये वाकाटक का शासक था। ठीक है, वाकाटक शासक था ये प्रवरसेन प्रथम। इसने क्या किया है? 4 अश्वमेधों का संपादन किया है। और प्रवरसेन द्वितीय ने संतुबंध ग्रंथ की रचना की थी। तो ये प्रथम है, यहाँ पर ये प्रथम की बात हुई है 4 अश्वमेधों की, लेकिन इन्हीं के वाकाटक उसमें वंश में जो प्रवरसेन द्वितीय था उसने संतुबंध, है ना, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, संतुबंध ग्रंथ जो है उसकी रचना की है प्रवरसेन द्वितीय ने, प्रथम मत कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये शायद बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चे को पता होगा। A चंद्रगुप्त मौर्य, B चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, C अशोक महान, D चंद्रगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है D समुद्रगुप्त। बच्चा जानता है, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसने बोला था, तो विंसेंट स्मिथ ने ये बोला हुआ था। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में, जो उनकी बुक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें समुद्रगुप्त की वीरता, उनकी विजय, इसको देखकर उसे भारतीय नेपोलियन बोला। ठीक है, तो याद रखिएगा विंसेंट स्मिथ, आप स्मिथ से भी याद कर रख सकते हैं। ठीक है, कि स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, इन्होंने अपनी बुक, जो बुक थी इनकी पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला है, भारतीय नेपोलियन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ना, ये आसान बच्चों जैसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? A समुद्रगुप्त, B चंद्रगुप्त द्वितीय, C कुमारगुप्त, D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है
चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इनका जो दूसरा नाम था वो देवगुप्त था। और ये भी याद रखिएगा कि इनका जो एक और नाम है, जो फेमस नाम है, विक्रमादित्य, साथ में ही जुड़ा रहता है। कहीं कहीं पर केवल विक्रमादित्य लिखा रहेगा तो भी आप समझ जाइए कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि देवराज, देव ऋषि और देवगुप्त, तो यहाँ पूछा ही गया है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी श्रीगुप्त। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की जो उपाधि है वो धारण की है। और समुद्रगुप्त के नालंदा एवं गया ताम्रपत्र, ठीक है, समुद्रगुप्त के नालंदा एवं गया ताम्रपत्र में उसे परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई है, उसमें ऐसा वर्णन है, ठीक है। तो कहाँ से पता चलता है हमें? नालंदा एवं गया के ताम्रपत्र से, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का जो नालंदा और वहाँ पर गया में ताम्रपत्र है, वहाँ से हमें पता चलता है कि इसे परम भागवत की उपाधि मिली है और उसने धारण की है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? ए महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी और डी दोनों, अशोक और समुद्रगुप्त, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सी एंड डी दोनों हैं यहाँ पर, अशोक और समुद्रगुप्त। अब क्यों दोनों संबंधित हैं? क्योंकि जो इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है ये अशोक का है, ठीक है। अशोक के स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान की गई है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान की गई है तो करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त हो जाता, ठीक है। अभिलेख किसका है? अशोक का है। और ये संबंध किससे पूछा है, किससे संबंधित है? तो इससे भी संबंधित है, इससे भी, दोनों का उल्लेख है, इसका स्तंभ अभिलेख है, इसके बारे में चर्चा की है, तो संबंध तो दोनों से है। क्वेश्चन में आपसे संबंध पूछा था तो दोनों करेक्ट आंसर होंगे यहाँ पर, सी और डी। लेकिन अगर आपसे पूछता किसके बारे में इसमें लिखा है, किसकी विजय के बारे में चर्चा की गई है, तो करेक्ट आंसर आपका समुद्रगुप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। शासनकाल के बारे में जो सूचना प्रदान करता है ये इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख प्रदान करता है समुद्रगुप्त के शासन के बारे में, ठीक है। समुद्रगुप्त की जो विजय थी, विजयों के का उल्लेख करता है, तो लेकिन यहाँ पर आपसे संबंध पूछा गया था तो इसलिए करेक्ट आंसर सी और डी दोनों होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है समुद्रगुप्त, ठीक है। अभी आपको बताया प्राग प्रशस्ति क्या है, वही है इलाहाबाद का अभिलेख, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो जो हरिसेन है उन्होंने अपने संस्कृत भाषा में एक प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, ठीक है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। वही अभिलेख के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है और उसी में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में चर्चा की गई है, सैन्य अभियान के बारे में चर्चा की गई है। चलिए अगला सवाल है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ए शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, सी महेंद्र, डी महिपाल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है सी यानी कि महेंद्र, ठीक है। इसमें दक्षिण के जो है 12 राज्य, दक्षिण के 12 राज्यों एवं उनके राजाओं के नामों का जो उल्लेख है वो मिलता है हमें कहाँ पर? प्रयाग प्रशस्ति में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण के 12 राजाओं का नाम कहाँ मिलता है या राज्यों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी दारा शिकोह। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है ए जहांगीर, ठीक है। कनिंघम के अनुसार, ये कनिंघम इतिहासकार हैं, तो कनिंघम के अनुसार ये कौशाम्बी में खुदवाया गया था। जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद अभिलेख है, ये कहाँ था? कौशाम्बी में था। लेकिन अकबर ने इसे कौशाम्बी में मंगवा लिया और इलाहाबाद में मंगवा लिया और यहाँ पर स्थापित करवा दिया, ठीक है। तो था ये कौशाम्बी में, लेकिन अकबर ने इसको मंगवाया और इलाहाबाद में लगवा लिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी? ए समुद्रगुप्त की, बी राजेंद्र प्रथम की, सी अमोघ वर्ष की, डी गौतमीपुत्र सातकर्णी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए समुद्रगुप्त की, ठीक है। चलिए
अगला सवाल है, दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया है? ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, डी अंगपाल अनंगपाल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है बी यानी कि चंद्र। ठीक है, महरौली लौह स्तंभ जो है कुतुब मीनार के पास जो है, ठीक है, कहाँ पर है महरौली लौह स्तंभ? कुतुब मीनार के पास। तो इसमें जो है चंद्र नामक जो राजा थे उनकी उपलब्धियों को वर्णन किया गया है। तो यही लिखा है कि इस मस्जिद के पास में जो एक लौह स्तंभ है, यानी कि कौन सा? महरौली लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास है, इसमें चंद्र राजा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिए कि इस मस्जिद के पास है और नाम क्या है? महरौली लौह स्तंभ। चलिए अगला सवाल है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, बी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में, डी बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था और हूणों को बुरी तरह से पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि हूण जीते नहीं थे, हूणों को बढ़िया से धोया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने। चलिए अगला सवाल है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये बात हमें कहाँ से पता चलती है कि हूणों को हराया था? ए भितरी स्तंभ लेख, बी इलाहाबाद स्तंभ लेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी उदयगिरी अभिलेख। तो ये बात हमें पता चलती है भितरी स्तंभ लेख से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? बहुत सारे कारण थे लेकिन इनमें से एक कारण जो वो नहीं था, तो क्या? ए हूण आक्रमण, बी प्रशासन का सामंतीय ढांचा, सी उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, डी अरब आक्रमण। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है डी, जो अरब आक्रमण था, इससे गुप्त साम्राज्य के पतन का कोई भी कनेक्शन नहीं था। बाकी हूणों का आक्रमण, इससे स्कंदगुप्त जीत भले ही गया था लेकिन थोड़ा सा उसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ गई थी, ये सारी चीज़ें है ना। प्रशासनिक सामंती ढांचा जो था वो भी इसकी वजह से, और ये सारी चीज़ें, तो इनकी वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अरब आक्रमण का ऐसा कोई भी कनेक्शन उसमें नहीं था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, शक विजेता किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे क्या कहा जाता है? शक विजेता। ठीक है, पश्चिम भारत के अंतिम जो राजा शक राजा थे रुद्र सिंह तृतीय, नाम याद रखिएगा, रुद्र सिंह तृतीय जो थे। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, ये क्या थे? अंतिम शक राजा थे और इनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हरा दिया था। ठीक है, और हराने के कारण चंद्रगुप्त को क्या बोला जाता है कि ये क्या थे? शक विजेता थे, और फिर इन्हें शकारी की उपाधि दी गई थी। तो याद रखिएगा, उपाधि किसकी दी गई थी? शकारी, मतलब शक को हर लिया जिसने। ठीक है, मार दिया, हरा दिया, तो शकारी की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, इसी उपलक्ष्य में धारण की थी। ठीक है, और ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। जब शक विजेता हो गए ये, इन्होंने शक राजा को हरा दिया रुद्र सिंह तृतीय को, फिर इसी उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे और शकारी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? पहला कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। इन्होंने सबसे पहले रजत यानी कि चांदी के जो सिक्के थे वो चलवाए थे। ठीक है, यहाँ पर गुप्त शासक की बात हो रही है, ना कि सबसे पहले चलवाने की बात हो रही है। गुप्त शासक, सबसे पहले गुप्त शासक कौन था जिसने चलवाए थे? ठीक है, तो यहाँ पे वो बात हो रही है। चलिए अगला सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे, जारी किए थे? ठीक है, सबसे पहले बात हो रही है, यहाँ पर किसी गुप्त मौर्य इनकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सबसे पहले किसने चलवाए थे। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि किसने चलवाए थे। ठीक है, आप राजा का नाम बताइए किसने चलवाए थे, नहीं आप पता है तो वंश का नाम बताइए किसने चलवाए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? पत्तन यानी कि बंदरगाह से संचालित होता था। ए ताम्रलिप्ति, बी भड़ौच, सी कल्याण, डी काम्बे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति जो है बंदरगाह, वहाँ से ये संचालित होता था और ये कहाँ पर था? बंगाल में।
और दक्षिण भारत का जो भृगु कच्छ है यानी कि भड़ौच बंदर का यहाँ से पश्चिम देशों के लिए व्यापार होता था। तो ये जो भड़ौच था ये यहाँ से पश्चिम भारत के लिए होता था और ताम्रलिप्ति से पूर्वी देश जो है वहाँ के लिए होता था, जैसे कि आपका जावा और सुमात्रा, ये इस सब के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ए वस्त्र उत्पादन, बी बहुमूल्य मणि एवं रत्न, सी हस्तशिल्प, डी अफीम खेती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है वस्त्र उत्पादन। ठीक है, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख उद्योग था जो वो क्या था? वस्त्र उत्पादन ही था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ए धन्वंतरी, बी भास्कराचार्य, सी चरक, डी सुश्रुत। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये भास्कराचार्य होगा। ठीक है, ये आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे, बाकी धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत ये सभी आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित थे। अगला सवाल है, लीलावती के लेखक थे? ए महावीराचार्य, बी हेमचंद्राचार्य, सी भास्कराचार्य, डी कालकाचार्य। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है भास्कराचार्य। ठीक है, ये लीलावती के लेखक थे। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीलावती किसकी रचना है? तो भास्कराचार्य की। ठीक है, या फिर भास्कराचार्य की इनमें से कौन सी रचना है? बाकी सभी किसी अन्य की दे दें और लीलावती लिख दें तो आप लीलावती जान जाइएगा। ठीक है, लीलावती की रचना किसने की है? भास्कराचार्य ने। और भास्कराचार्य कौन थे? गणित विषय के गणितज्ञ थे। ठीक है, और जो लीलावती है ये गणित विषय का ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कुछ अलग ही लिख दिया हुआ इन्होंने, तो ये गणित विषय का ग्रंथ है। ठीक है, और जो इनका एक ग्रंथ था सिद्धांत शिरोमणि, उसी का एक भाग है। जैसे आप पूरी मूवी बना दें, मूवी में एक पार्ट दिखा दें, तो वैसे ही ये पूरी मूवी जो थी वो सिद्धांत शिरोमणि थी। बड़ा ग्रंथ जो था सिद्धांत शिरोमणि था, उसी में एक चैप्टर कह सकते हैं, एक पूरा वो क्या था? लीलावती था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय यात्रा में फाहान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था। एक अस्पताल के बारे में बताया कि यहाँ पर एक अस्पताल था गुप्त काल में, ये कहाँ पर है? ए उज्जैन, बी कौशाम्बी, सी ताम्रलिप्ति, डी पाटलिपुत्र। तो ये कहाँ बताया है? ये बताया है पाटलिपुत्र में। ठीक है, कि यहाँ पर एक अस्पताल था और ये जो अस्पताल है ये धनिकों ने बनाया था। ठीक है, स्थापना इसकी किसने की थी? धनिकों ने, मतलब जो बड़े आदमी थे, जिनके पास पैसा बहुत था, धनी लोग थे, उन्होंने। ठीक है, और गुप्त काल में जो फायान था ये भारत आया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायान किसके काल में भारत आया था? तो गुप्त काल में भारत आया था। और यहाँ पर जो अस्पताल था वो निर्धनों के लिए था, निर्धनों के लिए निःशुल्क इलाज था एवं उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहती थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? ए वररुचि, बी शंकु, सी छपड़क, डी अमर सिंह। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये होगा सी छपड़क। ठीक है, और गुप्त काल में चंद्रगुप्त के जो 9 रत्न थे उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन थे? सर्वश्रेष्ठ थे आपके महाकवि कालिदास। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात हो रही है, तो कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, और छपड़क भी उनके 9 रत्नों में से एक थे। चलिए अगला सवाल है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया है आपको। ए समुद्रगुप्त, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त वन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। चलिए अगला सवाल है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो किसने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी ब्रह्मगुप्त, डी वराहमिहिर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आर्यभट्ट यानी कि ए। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, और गुप्त काल के ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इनकी जो रचना है उसका नाम है आर्यभट्टी। तो मिलती जुलती है, तो आप पहचान जाएंगे। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। कहीं पर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।